हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 जो रिलेटेड है कोयला एवं पेट्रोलियम से। और आज हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के सभी प्रश्न और उत्तर को। बट प्रश्न उत्तर को अच्छे से सॉल्व करने के लिए यह जरूरी है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। और इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूँ जो ऊपर कॉर्नर में आई बटन पर आपको मिल जाएगा। और जो ऑलरेडी पहले इस वीडियो को देख चुके हैं वो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे इस प्रश्न उत्तर के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग के लाभ। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पॉइंट 1, पर्यावरण अनुकूल। सीएनजी जलने पर कम हानिकारक गैसें उत्पन्न करती है जिससे प्रदूषण कम होता है। पॉइंट 2, सस्ती और किफायती। अन्य ईंधनों की तुलना में सीएनजी का खर्च कम होता है। पॉइंट 3, सुरक्षित। यह हवा से हल्की होती है जिससे रिसाव होने पर यह वातावरण में तुरंत फैल जाती है और विस्फोट का खतरा कम हो जाता है। पॉइंट 4, इंजन की उम्र बढ़ती है। सीएनजी का उपयोग इंजन को साफ रखता है और उसकी उम्र बढ़ाता है। उसके बाद आता है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पॉइंट 1, स्वच्छ जलन। एलपीजी से धुआं और कालिख नहीं निकलती जिससे यह घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त है। पॉइंट 2, उच्च ऊर्जा दक्षता। एलपीजी अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। पॉइंट 3, आसानी से उपलब्ध। इसे सिलेंडर में भरकर घरों और वाहनों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉइंट 4, पर्यावरण के लिए अच्छा। एलपीजी से कम ग्रीन हाउस गैसें निकलती है। आखिर में फाइनल कैलकुलेशन ये निकलता है कि दोनों ईंधन पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है और पारंपरिक ईंधनों का एक अच्छा विकल्प प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम का वह उत्पाद जो सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है बिटुमेन है। बिटुमेन एक गाढ़ा चिपचिपा और काला पदार्थ है जिसका उपयोग सड़कों को पक्का करने और उनकी सतह को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। यह जल रोधी और टिकाऊ होता है, इसलिए यह सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 3, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत वनस्पति से कोयले का निर्माण। मृत वनस्पतियां जैसे पेड़ पौधे लाखों साल पहले दलदली क्षेत्रों में जमा हो गई। इन वनस्पतियों पर मिट्टी की परतें जमा हो गई जिससे वे दबाव में आ गई। समय के साथ उच्च दबाव और तापमान के कारण इन वनस्पतियों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे कोयले में बदल गया। इस प्रक्रिया में नमी और वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल गए और कार्बन की मात्रा बढ़ गई। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में पूरी होती है और कोयला प्राकृतिक रूप से तैयार होता है। प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न का खाली स्थान तथा खाली स्थान जीवाश्म ईंधन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। चूंकि कोयला पेड़ पौधे के अवशेष से बना हुआ है और पेट्रोलियम जो समुद्री जीव, जो बड़े बड़े जीव थे, वो हजारों लाखों साल करोड़ों साल पहले जो जमीन के अंदर दब गए किसी भी कारण से, वहां पर अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण धीरे धीरे वो लकड़ी कोयला में कन्वर्ट हो गया और समुद्री जीवों का शरीर जो था वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही जीवों के शरीर से बना हुआ ईंधन है, इसलिए ये जीवाश्म ईंधन है। प्रश्न खा, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम खाली स्थान कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा परिष्करण। क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोलियम को जब जमीन के अंदर से निकाला जाता है खनन करके, तो उसको शुद्ध किया जाता है। पहले वो कचरे के जैसा रहता है, फिर उसको शुद्ध करने के लिए फैक्ट्रियों में भेजा जाता है और उसको शुद्ध करके उससे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, पैराफिन, मोम वगैरह निकाला जाता है। तो इस प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। और प्रश्न गा, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन खाली स्थान है। तो वाहनों के लिए जो सबसे कम प्रदूषक ईंधन है वो है सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो गैस होता है ये सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, इसलिए यहाँ पे सीएनजी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। प्रश्न का जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये सत्य है या असत्य है? तो चूंकि आपको पता है कि जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि ये धरती के गर्भ में जीवों के शरीर से धीरे धीरे परिवर्तित होकर के बनता है, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रश्न खा, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है? तो नहीं,
पेट्रोल ज्यादा प्रदूषण फैलाता है और सीएनजी कम प्रदूषण फैलाता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा असत्य। प्रश्न गा, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चूंकि कोक में 85 से 90% शुद्ध कार्बन पाया जाता है और इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं पाई जाती है, जैसे कि राख और कार्बन वगैरह। कच्चे कोयले को लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर जला करके इसका निर्माण किया जाता है और इसका उपयोग फैक्ट्रियों में विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इसका आंसर सत्य हो जाएगा, यानी कि कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। प्रश्न घ, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि कोलतार को लगभग 200 पदार्थों को मिलाने के बाद बनाया जाता है। प्रश्न अंगा, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि मिट्टी का तेल पेट्रोलियम पदार्थ है। इसको जमीन के अंदर से जब पेट्रोलियम निकलता है और उसका परिष्करण जब फैक्ट्रियों में किया जाता है, तो उसी दौरान डीजल, पेट्रोल, मोम, पैराफिन के साथ साथ मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन को भी निकाला जाता है। तो उसी पेट्रोलियम पदार्थ से इसको अलग किया जाता है परिष्करण के दौरान। तो मिट्टी का तेल भी जीवाश्म ईंधन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। प्रश्न 6, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस लाखों सालों में मृत वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधे और जीवों के अवशेषों से बने हैं। ये अत्यधिक धीमी प्रक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो बना है वो लाखों करोड़ों साल में बना है। और कैसे बना है? जो पेड़ पौधे थे और जो जीव थे वो जमीन के अंदर लाखों करोड़ों साल पहले दब गए, और जमीन के अंदर चूंकि अत्यधिक तापमान होता है और ऊपर से लाखों टन मिट्टी के दबाव के कारण ये धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ये जीवाश्म ईंधन है। कहता है चूंकि इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से बहुत लंबे समय में होता है, वहीं उपयोग तेजी से हो रहा है, जबकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसकी खपत जितनी बढ़ रही है उतनी ही तेजी से ये समाप्त हो रहे हैं। साथ ही इसका विकल्प प्राकृतिक रूप से जल्दी उपलब्ध नहीं होता है निश्चित तौर पर, क्योंकि इसका निर्माण बहुत ही लंबे समय में होता है और इसका उपयोग काफी तेजी से हो रहा है, और चूंकि सीमित मात्रा में धरती पर उपलब्ध है तो ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यहाँ पे समाप्त हो रहा है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो धरती से ये संसाधन जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। आगे कहता है कि इसलिए इसका विवेकपूर्ण उपयोग और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास जरूरी है। तो वही कह रहा है इसके जगह पर यानी कि जीवाश्म ईंधन के जगह पर अन्य विकल्प की तलाश करनी चाहिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भी कई ऐसे संसाधन हो सकते हैं जहां से ऊर्जा को बनाया जा सकता है। तो उन संसाधनों की ओर हम लोगों को शिफ्ट करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवाश्म ईंधन बचा रहे। प्रश्न संख्या 7, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोक के लक्षण। इसका पहला लक्षण है कि कोक एक कठोर, चमकदार और काला पदार्थ है। इसका दूसरा लक्षण है यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है जिसमें अन्य अशुद्धियां बहुत कम होती है। आपको पता होगा कि कोक का निर्माण कच्चे कोयले को जला करके किया जाता है, और जब ये जल जाता है तो उसमें जितनी भी अशुद्धियां होती है और जो कार्बन होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये कार्बन का शुद्ध रूप में बचता है। इसमें 85 से लगभग 90% के आसपास में कार्बन होता है, तो ये कोयले का शुद्ध रूप है। इसका तीसरा लक्षण है कि यह जलने पर अत्यधिक ऊष्मा और कम धुआं उत्पन्न करता है, क्योंकि इसको पहले ही जला दिया जाता है। इसमें जो भी अशुद्धियां रहती है, जो भी धुआं रहता है वो पहले ही जल के समाप्त हो जाता है, जिसके कारण ये शुद्ध रूप में बच जाता है और इसमें धुआं भी कम निकलता है। और इसका चौथा लक्षण है कि यह हल्का और मजबूत होता है। कच्चा कोयला भारी होता है और जब उसको जलाया जाता है तो वह हल्का हो जाता है जल करके। कोक जो है सो हल्का होता है और काफी मजबूत भी होता है। तो ये इसके 4 विशेष अभिलक्षण है। जबकि इसका उपयोग है, पहला उपयोग लौह और इस्पात उद्योग में। कोक का उपयोग लोहे को पिघलाने और इस्पात बनाने में होता है। तो इसको लोहे की फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लोहे को गलाने के लिए, उसको पिघलाने के लिए। इसका दूसरा उपयोग है कि ईंधन के रूप में, या औद्योगिक भट्टियां और बिजली उत्पादन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका ईंधन के रूप में भी उपयोग होता है। तीसरा इसका उपयोग है रसायन निर्माण। कोक का उपयोग कई रसायन बनाने के लिए किया जाता है, जैसे अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा इसका उपयोग है घरेलू उपयोग के रूप में। कभी कभी इसे घरेलू ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कोक एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम आता है। प्रश्न 8, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए।
तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम निर्माण का प्रक्रम। पेट्रोलियम का निर्माण लाखों साल पहले समुद्र में मृत जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों से हुआ। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोलियम का निर्माण जो समुद्री जीव था और जो वनस्पति था वो लाखों साल करोड़ों साल पहले समुद्र के तल पर जाकर के वो बैठ गया और ऊपर से धीरे धीरे मिट्टी का जमा होता गया और लाखों टन मिट्टियां ऊपर से दब जाने के कारण उसमें काफी दबाव आ गया और नीचे जमीन के अंदर चूंकि काफी तापमान है, अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दबाव के कारण धीरे धीरे ये पेट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित हो गया और ये निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। तो पहला इसका चरण है कि जीवों का जमाव। कहता है कि समुद्र की तलहटी में छोटे छोटे समुद्री जीव जंतु और वनस्पतियां मरकर जमा हो गए और जब ये जमा हो गए तो इसका दूसरा चरण शुरू होता है मिट्टी की परतें। समय के साथ इन अवशेषों पर मिट्टी और रेत की परतें जमा हो गई जिससे वे दब गए और जब वे दब गए तो फिर तीसरा चरण शुरू होता है। कहता है कि उच्च दबाव और तापमान, लाखों साल तक दबाव और गर्मी के कारण इन अवशेषों में रासायनिक परिवर्तन हुए। ऑक्सीजन की कमी और बैक्टीरिया की क्रिया से यह प्रक्रिया हुई और इस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण हो गया। चौथा चरण पेट्रोलियम का निर्माण। यह प्रक्रिया जीवों के अवशेषों को धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल देती है। इस तरह पेट्रोलियम बनता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी है और यह एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है और इन 4 चरणों में पेट्रोलियम निर्माण की यह प्रक्रिया पूरी होती है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आरेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आरेखित करिए। आपको जो आरेखित करना है उसका यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है। जैसे क्रम संख्या 1 में 2004 में 7.8% की कमी हुई, क्रम संख्या 2 में 2005 में 8.6% की कमी हुई, क्रम संख्या 3 में 2006 में 9.0% की कमी हुई, क्रम संख्या 4 2007 में 9.5% की कमी हुई, क्रम संख्या 5 2008 में 9.9% की कमी हुई, क्रम संख्या 6 2009 में 11.2% की कमी हुई और क्रम संख्या 7 2010 में 10% की कमी हुई। तो इसे आपको आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अक्ष x जहाँ पर वर्ष दिया गया है 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010 और अक्ष y में यहाँ पर विद्युत में कमी की प्रतिशतता को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है 8.0%, 8.5%, 9.0%, 9.5%, 10%, 10.5% और 11%। यहाँ पे इन आंकड़ों की सूची मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रम संख्या 1 2004 में 7.8% की कमी हुई, जो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर 7.8 के पॉइंट पर आप रखा गया है। उसके बाद 2005 में अगले साल क्या हो गया कि 8.6% की कमी हो गई। तो ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, 8.5 यहाँ पे है तो 8.6% की कमी हुई है तो थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 7.8 से सीधा 8.6% पर आ गया। ठीक है, और ये कौन सा साल में हुआ, 2005 में हुआ। अब अगले साल जो है 2006 में क्या हो जाएगा, 9% की कमी हुई तो सीधे 9% यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से सीधे ये 9% की कमी है तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया और इसको मिलान कर दिया गया। और फिर अगले साल 2007 में 9.5% की कमी हुई तो सीधे 9.5 के 2007 के साल में यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर पॉइंट किया गया है। 2007 में क्या हुआ, 9.5% की कमी हुई और फिर अगले साल 2008 में 9.9% की कमी हुई तो 2008 के ठीक सीधा ऊपर में यहाँ पर 9.9 यानी कि 10 से ठीक 1 पॉइंट नीचे 9.9 पर यहाँ पर पॉइंट किया गया और इसको मिलान कर दिया गया। उसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि 2009 में 11.2% की कमी हुई जो सीधा यहाँ पर चला जाता है और ये ग्राफ को ऐसे ले जाता है। उसके बाद अगले साल 2010 में 10% की कमी हुई तो ये ग्राफ सीधे डाउन हो गया और यहाँ पे 10% पर आ गया। और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये इन आंकड़ों के अनुसार इस ग्राफ को बनाया गया है। और इस प्रकार से यह ग्राफ 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कमी प्रतिशत को दर्शाया है, जहां x अक्ष पर वर्ष दिखाए गए हैं और y अक्ष पर कमी की प्रतिशत दिखाया गया है। यह ग्राफ विद्युत की कमी में वृद्धि और फिर 2010 में गिरावट को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसी के साथ ही इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।